हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लूइड्स साइको एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। फ्लूइड्स साइको एनालिसिस, देखिए लर्नर्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। फ्लूइड साइको एनालिसिस, जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफ़ी डील करता है हमारे सिगमंड फ्राइड के साथ। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके कंटेंट और कंसेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस। फ्रूड प्रपोज दैट साइकोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेट एट 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस। कौन सी होती हैं वो? साइकी मॉडल, डिफेंस मैकेनिज्म और साइकोएनालिसिस की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी टीचर के लिए। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेशन। हियर वी गो। फ्रूड साइकोएनालिसिस, देखिए लर्नर्स, गिव मी सेकंड, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ एक बार। हियर वी, यस। फ्लूइड साइकोएनालिसिस बाय अंकुर सर। देखिए, फ्लूइड साइकोएनालिसिस इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड हु इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ साइकोएनालिसिस, जो कि ओरिजिनेटर माने जाते हैं साइकोएनालिसिस के। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के बारे में अगर बातचीत करें तो सिगमंड फ्राइड लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बातचीत करें तो सिगमंड फ्राइड वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब इन ये ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। और इनको माना जाता है कि इन्होंने फाउंड किया था साइको एनालिसिस को, मतलब साइको एनालिसिस के फाउंडर थे। अ क्लिनिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग साइकोपैथोलॉजी। देखिए लर्नर्स, साइकोपैथोलॉजी क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। गिव मी अ सेकंड, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब साइंटिफिक स्टडी किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल मेथड डेवलप किया था इन्होंने साइकोपैथोलॉजी का थ्रू डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकोएनालिस्ट। किसके कैसे किया था कि जो डायलॉग होता है, जो कन्वर्सेशन होता है बिटवीन अ पेशेंट, किसी मरीज और साइकोएनालिस्ट के बीच में। फ्रूड बिगेन टू डेवलप हिज थ्योरी ऑन द माइंड, और जो फ्रूड ने अपनी थ्योरीज कैसे डेवलप की माइंड पे, एंड द अनकॉन्शियस इन द 80-90 सेंचुरी, और अनकॉन्शियस के बारे में 80-90 सेंचुरी में। विच कल्मिनेटेड, मतलब जो कि बड़ी इन हिज 80-90 बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। फ्रूड ने अपनी एक बुक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मतलब जो ड्रीम्स, ये आपको पता ही है, सपने होते हैं, जो हमारे स्वप्न होते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन्होंने बुक लिखी थी। ही रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स एंड एस्टेब्लिश्ड द थ्योरी दैट अनकॉन्शियस मोटिव्स कंट्रोल मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने इसी फील्ड में काफी रिवोल्यूशन किया, मतलब क्रांति लाया, और ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है उन्होंने इसके बारे में बताया। एंड एस्टेब्लिश द थ्योरी दैट अनकॉन्शियस, और एक थ्योरी को एस्टेब्लिश किया जिसमें अचेतन मन कैसे मोटिव करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, मतलब हमारा अचेतन मन होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है, उसके बारे में इन्होंने काफी कुछ बताया। फ्रूड आइडियाज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजी, साइकाइट्री एंड कल्चरल स्टडी। जो सिगमंड फ्राइड के जो आइडियाज थे, मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा। सिगमंड फ्राइड के जो आइडियाज थे उनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा किस पे। गिव मी अ सेकंड, हाँ, ए वी गो, यस। सिगमंड फ्राइड आइडियाज हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ उनका साइकोलॉजी, साइकाइट्री। साइकाइट्री मतलब जो हमारा साइकाइट्रिस्ट, जो जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को जो मेडिसिन लिखते हैं उनको साइकाइट्रिस्ट कहते हैं, और जो फील्ड होती है उसको कहते हैं साइकाइट्री। एंड कल्चरल स्टडीज, एंड ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ 20th सेंचुरी, और उनको 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावी चिंतक माना गया है। फ्लूइड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबिडो, और फ्लूइड ने कॉन्सेप्ट दिया था लिबिडो का। फ्लूइड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबिडो इज अ सेंट्रल आइडिया इन साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट था लिबिडो के बारे में वो एक सेंट्रल आइडिया, मतलब केंद्र विचार था किसमें, साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में। ही डिफाइंड लिबिडो एज द एनर्जी दैट ड्राइव्स द ह्यूमन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और ड्राइव। और उन्होंने ये बताया कि लिबिडो एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि ह्यूमन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और ड्राइव्स को रन करती है।
विच ही बिलीव्ड वाज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है ह्यूमन बिहेवियर का। उन्होंने ये बताया कि लिबिडो जो होती है कैसी ऊर्जा होती है जो ह्यूमन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को ड्राइव करती है, और जिसके कारण सारा बिहेवियर इसी पे सेंट्रल लाई करता है, ये उन्होंने बताया। ही बिलीव्ड दैट लिबिडो वाज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज इन दैट इज इट्स एक्सप्रेशन एंड सप्रेशन कुड हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। उनका ये मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है जो ये लिबिडो, ये एक्सप्रेशन और सप्रेशन के द्वारा होते हैं, इसमें कुड हैव प्रोफाउंड मतलब काफ़ी इम्पैक्ट होता है इसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट में। तो इनका ये कहना था। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, सिगमंड फ्राइड के अनुसार लिबिडो डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस। जो लिबिडो है वो एकदम नहीं होती, वो स्टेजेस में होती है, स्टार्टिंग इन इन्फेंसी। इन्फेंसी से स्टार्ट होके विद द ओरल स्टेज, फिर ओरल स्टेज में जाती है एंड प्रोग्रेसिंग थ्रू एनल, फेलिक एंड जेनिटल, और उसके बाद एनल स्टेज में जाती है, फिर फेलिक और फिर जेनिटल स्टेज। ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था लिबिडो के बारे में। देखिए लर्नर्स, आज का टॉपिक थोड़ा अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ लिबिडो के बारे में। लिबिडो एक ऐसी एनर्जी होती है जो ह्यूमन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और ड्राइव को रन करती है, और इसको माना जाता है कि ये फंडामेंटल कंपोनेंट मतलब बेसिक कंपोनेंट है सभी ह्यूमन बिहेवियर का। मतलब बाकी जितने भी ह्यूमन बिहेवियर में ट्रेट्स होते हैं वो उन सभी लिबिडो के कारण होते हैं। ही बिलीव्ड दैट लिबिडो वाज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये तो क्लियर है बात आपको। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होता है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, मतलब मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट में। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, लिबिडो, और ये सारी स्टेजेस में होती हैं। ये स्टेजेस अब इनके बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। Personality development. Freud concluded that personality development occurs through a sequence of psychosexual stages. फ्रूड का ये मानना था कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको क्लियर होगा, पर्सनैलिटी तो बेसिक व्यक्तित्व होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। पहली स्टेज जो आती है इसमें वो होती है हमारी ओरल, जिसका टाइम पीरियड होता है हमारा 0 से 18 मंथ्स, मतलब फ्रॉम नेटल फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, 1.5 साल तक। द ओरल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन फ्रूड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। दिस स्टेज अकर्स फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 18 मंथ ऑफ एज। ये टाइम पीरियड है, इसको याद कर लेना कि जो ओरल स्टेज कब से कब तक होती है, बर्थ से लेके 18 मंथ्स ऑफ एज तक। द माउथ इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर, और इसमें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर क्या होता है? हमारा माउथ, एंड ग्रेटिफिकेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज। Fixation at the oral stage can lead to oral behaviors in later life such as smoking, overeating and nail biting। और ओरल स्टेज में फिक्सेशन के कारण कई बिहेवियर्स बाद में आते हैं, जैसे स्मोकिंग, ओवर ईटिंग एंड नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग मतलब नाखून को काटना। उसके बाद एनल स्टेज होती है हमारी 1.5 साल से लेके 36 मंथ, यानी 3 साल तक की उम्र तक। The anal stage typically occurs between the ages of 18 months and 3 years. During this stage, children derive pleasure from the sensation associated with the elimination of feces and urine। मतलब इस स्टेज में जो बच्चे हैं प्लेजर कैसे पाते हैं? जब वो अपना एलिमिनेशन करते हैं, जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग से और यूरिन पास ऑन करके। ये ट्रेट्स हमारे किसके? एनल स्टेज के। द प्रोसेस ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। और ये जो प्रोसेस टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसी स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, महत्वपूर्ण खासियत है। फ्रूड बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द एनल स्टेज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर ओन डिजायर एंड देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग टॉयलेटिंग हैबिट्स। और फ्रूड का ये मानना था कि इसी स्टेज के दौरान बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, देयर ओन डिजायर एंड द पेरेंट एक्सपेक्टेशन, मतलब उनकी खुद की डिजायर्स, अपनी इच्छा, और जो पेरेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है ड्यूरिंग द टॉयलेटिंग हैबिट्स। तो ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमारा। फेलिक स्टेज होती है हमारी 4 to 6 ईयर, 4 से 6 साल तक। द फेलिक स्टेज अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 6 ईयर्स ओल्ड, और ये लास्ट करती है हमारी 3 से 6 साल तक की उम्र तक। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में चिल्ड्रन फोकस ऑन प्लेजर शिफ्ट टू द जेनिटल एरिया। बच्चों का फोकस कहाँ पे होता है? जेनिटल एरिया में। द फेलिक स्टेज इज नेम्ड आफ्टर द फेलस, और जो फेलिक स्टेज का नाम कहाँ से आया? फेलस से। विच रिप्रेजेंट द मेल जेनिटेलिया, जो रिप्रेजेंट करती है मेल के जेनेटेलिया को। चिल्ड्रन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू देयर पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसमें जो बच्चे अटैचमेंट फील करते हैं
पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स नोन एज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर बॉयज एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल। इसके बारे में काफी अच्छा बताया गया कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर बॉयज, लड़कों के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ओडिपस, ओ ई डी आई पी यू एस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसमें? लड़कों में। ये बात तो पहली चीज आपको समझने लायक है कि बॉयज में कौन सा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? गर्ल्स में, लड़कियों में। उसके बाद द फेलिक स्टेज इज सीन एज इंपॉर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअलिटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब स्वयं की पहचान में अकॉर्डिंग टू फ्लूइड थ्योरी, फ्लूइड की थ्योरी के अनुसार। तो बेसिक ओवरव्यू इस स्लाइड में ये है कि जो हमारा सबसे जो समझने वाली बात है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? बॉयज में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में। और होता क्यों है? अपोजिट पेरेंट्स के कारण। मतलब चिल्ड्रन डेवलप प्लस स्ट्रोट, मतलब बच्चों में एक मजबूत अटैचमेंट हो जाता है किसके प्रति? अपने पेरेंट्स के प्रति, जो कि अपोजिट सेक्स है। बॉयज में अपनी माँ के प्रति और लड़कियों में अपने फादर के प्रति। इसको एक टर्म दिया उन्होंने, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। तो ये इसको समझने का तरीका रहेगा। आपको अपने माइंड में ऐसे याद करना है कि दो चीजों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकें या अपनी प्रीवियस नॉलेज से एसोसिएट कर सके, तभी साइकोलॉजी में आप मेमोरी रिटेंशन कर पाओगे। देखिए साइकोलॉजी आपका काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। काफ़ी टीचर कह भी देते हैं कि इसको बस पढ़ने से आ जाता, नहीं, अंडरस्टैंडिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा आपको इसमें रिटेंशन भी होना चाहिए, बिकॉज भूलते भी जल्दी हो, फॉरगेटिंग भी इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये तरीका है, आगे बढ़ते हैं। लेटेंसी 7 to 11 ईयर्स, लेटेंसी स्टेज आती है हमारी 7 से 11 साल। द फोर्थ स्टेज इन फ्रूड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये चौथी स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, अकर्स बिटवीन एजेस 7 to 11 ईयर ओल्ड, और 7 से 11 साल की उम्र में होती है। मार्क्ड बाय डिक्रीज इन सेक्सुअल इम्पल्सेस, और इसमें क्या होता है कि मार्क्ड मतलब कैसे मार्क की जाती है? डिक्रीज इन सेक्सुअल इम्पल्सेस एंड अ शिफ्ट इन अ फोकस टुवर्ड डेवलपिंग सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल स्किल। और इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है, मतलब केंद्र कहाँ पे होता है कि बच्चों में एक सामाजिक, इंटेलेक्चुअल मतलब उनके इंटेलेक्चुअल पे बेस, और फिजिकल उनके शारीरिक स्किल्स को डेवलप करना। चिल्ड्रन बिकम मोर इंटरेस्टिंग इन एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड हॉबीज, और इस स्टेज में बच्चे ज्यादातर इंटरेस्टेड किस चीज, किन एक्टिविटीज में हो जाता है? स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में और हॉबीज में। हॉबीज तो पता ही है आपको। तो ये लेटेंसी की इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन बिगेन टू फॉर्म रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ द फैमिली यूनिट सच एज विद पीयर्स एट स्कूल। इस स्टेज में जो बच्चे हैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, टू फॉर्म रिलेशनशिप मतलब संबंध बनाते हैं आउटसाइड ऑफ फैमिली। अब परिवार, अभी देखो पहले बच्चा अपने घर में तक ही सीमित था, his atmosphere was limited to his family, but after that exploring to the outside the family, वो क्या करता? such as with peers at school। genital from puberty, genital stage आती है puberty में। the genital stage is the final stage of psychosexual development। genital stage हमारी final stage होती है psychosexual development की, occurring during adolescence, जो कि होती है adolescence में, and continuing into adulthood, और continue मतलब चलती रहती है adulthood तक। During this stage, the focus of sexual pleasure shifts from primary erogenous zones of earlier stages। इसमें जो primary erogens होते हैं earlier stage की, such as oral, anal and phallic stage, ये इसके oral, anal और phallic stage to the genital area और genital area तक। फ्रूड also believed that during the genital stage, फ्रूड ये भी मानता था कि genital stage में individuals become capable of mature love and the ability to form lasting intimate relationship। कि जो इंडिविजुअल है वो कैपेबल मतलब योग्य बन जाते हैं मैच्योर लव के कारण और एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, और उनकी योग्यता किसके कारण? लास्टिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, मतलब जो उनके आपस के जो अच्छे रिलेशनशिप हैं, लविंग रिलेशनशिप है, उन तक सीमित रहती है। मैं दोबारा बता देता हूँ। ड्यूरिंग द स्टेज द फोकस ऑफ सेक्सुअल प्लेजर शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी एरोजनस जोन्स ऑफ अर्लियर स्टेज सच एज ओरल, एनल एंड प्लास्टिक स्टेज टू द जेनिटल एरिया। मतलब इसमें जो सेक्सुअल प्लेजर जो पहले लिमिटेड थे हमारे, वो जेनिटल एरिया तक आ जाते हैं। फ्रूड ऑल्सो बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द जेनिटल स्टेज इंडिविजुअल्स बिकम्स कैपेबल ऑफ मैच्योर लव एंड द एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। ओवरऑल मतलब पूरा मिला के द जेनिटल स्टेज इज सीन एज द टाइम ऑफ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। ये स्टेज मानी जाती है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की
एंड द कल्मिनेशन ऑफ हेल्दी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और बढ़ गया, क्या बढ़ गया? स्वास्थ्य, हेल्दी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। कल्मिनेशन का मतलब होता है प्रोमोलगेटेड। ये वर्ड, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वो कैब्स अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इसको समझ जाओगे। कल्मिनेटेड का मतलब होता है प्रोमोलगेटेड। प्रोमोलगेटेड मतलब widely known, to make aware to the longer audience, or you can say the widely known. Over the genital stage is seen as the time of psychological maturity and the culmination of healthy psychosexual development. I think this is clear. Moving on forward, what do we have? Concept of psychoanalysis. What is the concept of psychoanalysis? According to Freud, according to Sigmund Freud के अनुसार human behavior is determined by unconscious mental process. मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य का जो बिहेवियर, वो किस बात से डिटरमाइन करता है? अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, अचेतन मेंटल प्रोसेसेस विच आर शेप्ड बाय अर्ली एक्सपीरियंस, जो कि शेप की जाती हैं अर्ली एक्सपीरियंस के कारण और कॉन्फ्लिक्ट के कारण। एंड ब्रिंगिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट इनटू कॉन्शियसनेस, और इन कॉन्फ्लिक्ट को फिर कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना, मतलब अचेतन अवस्था में लाना, कैन लेड टू इम्प्रूव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। और इसके कारण क्या हो जाता है? इंप्रूव हो जाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग थ्रू फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन के कारण द पेशेंट इज एनकरेज्ड, जो मरीज होता है वो एनकरेज, मतलब प्रोत्साहित हो जाता है, टू स्पीक फ्रीली अबाउट वट एवर कम्स टू माइंड। वो एक तरीके से एनकरेज हो जाता है कि वो जो भी बोलना चाहता है, जो भी उसके माइंड में आता है, इंक्लूडिंग ड्रीम्स, स्वप्न, मेमोरीज, स्मृति एंड फैंटासीज। फैंटासीज आर जनरली, यू कैन सी दैट these are the, you can say that bad dreams, you can say, and you can say that fantasy, कुछ exciting things। इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा अनअप्रोप्रिएट रह जाएगा इसको बताना पूरा। एक ही यूज फ्री एसोसिएशन टू हेल्प इट्स पेशेंट। उसने फ्री एसोसिएशन का उपयोग किया अपने पेशेंट को मदद करने के लिए। रिकवर फॉरगॉटन मेमोरीज, जिससे जो फॉरगॉट मतलब भूली गई स्मृतियां होती हैं वो वापस आ जाएं। फ्रूड डिस्कवर्ड, और फ्रूड ने डिस्कवर किया दैट माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, कि जो हमारा मन होता है ना वो एक आइसबर्ग की तरह है, मतलब बर्फ के तरह है। एंड वी हैव लिमिटेड कॉन्शियस अवेयरनेस, जो चेतन अवस्था होती है हमारी, चेतन अवस्था होती है, वो लिमिटेड है एक तरीके से। आइसबर्ग, आइसबर्ग थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्राइड। आइसबर्ग की जो थ्योरी थी, इसके कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस किया था, द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, जो कि फाउंडर थे किसके? साइको एनालिसिस के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ह्यूमन बिहेवियर इज लाइक एन आइसबर्ग, जो ह्यूमन का बिहेवियर वो आइसबर्ग की तरह है, वेयर द कॉन्शियस माइंड इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग, और जिसमें कॉन्शियस चेतन मन है वो एक टिप है आइसबर्ग का, दैट इज विजिबल अबव द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि विजिबल मतलब देखा जा सकता है अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे इस प्रकार कुछ आगे इसका डायग्राम भी आएगा, मैं समझा दूंगा। द मेजोरिटी ऑफ आइसबर्ग विच लाइज बिलो द सरफेस रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस माइंड। इसको आगे दिखाऊंगा मैं आपको पूरा पिक्चर के साथ लेबल करके। फ्रूड बिलीव्ड दैट आवर अनकॉन्शियस माइंड इज वेयर आवर डीपेस्ट थॉट, डिजायर एंड फियर्स आर स्टोर्ड। फ्रूड का मानना था, सिगमंड फ्राइड का ये मानना था, जो हमारा अचेतन मन होता है उसमें हमारे डीपेस्ट थॉट और जो हमारी इच्छाएं जो दमित होती हैं, दमित यानी जिनका हम दमन कर देते हैं, एंड आर स्टोर्ड, वो यहाँ पे स्टोर होती है। फ्रूड प्रपोज दैट साइकोलॉजिकल फोर्स ऑपरेट एट द थ्री लेवल ऑफ अवेयरनेस। फ्रूड का ये मानना था कि जो हमारी साइकोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं वो तीन लेवल ऑफ अवेयरनेस पे काम करती है। एक तो कॉन्शियस, चेतन, अनकॉन्शियस, अचेतन और सबकॉन्शियस, अर्धचेतन, आर थ्री टर्म्स दैट रेफर टू डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस। इनमें अवेयरनेस का लेवल अलग अलग होता है। एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, हियर आर द थ्री डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? द कॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ माइंड दैट इज अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। कॉन्शियस चेतन मन वो अवस्था होती है मन की जिसमें हम अपने पर्यावरण के प्रति, अपने सराउंडिंग के प्रति सचेत होते हैं। थॉट्स, फीलिंग एंड परसेप्शन एट गिवन मोमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग। ये हमारा जिम्मेदार क्यों होता है? लॉजिकल थिंकिंग के लिए और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के लिए। इट इज पार्ट ऑफ आवर माइंड, ये हमारे मन का वो पार्ट होता है दैट वी यूज टू कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज, जिससे हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, मतलब काम में लाते हैं। इंटरेक्ट विद अदर, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एंड मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, और आने वाले समय के लिए प्लान्स बनाते हैं। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कॉन्शियस माइंड। देखिए लर्नर्स, आइसबर्ग थ्योरी के बारे में मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, मैं इसमें शायद आया नहीं वो हमारा डायग्राम, मैं बता देता हूं आपको। आइसबर्ग थ्योरी में क्या था
ये साइकोएनालिसिस की थ्योरी थी जो सिगमंड फ्रायड ने दी थी। इसमें ये बताया था कि जो आइसबर्ग है एक तरीके से वो कॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसके नीचे होता है अनकॉन्शियस माइंड। देखिए आप जैसे कभी आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये बर्फ का टुकड़ा है, वो ऊपर से तो होता ही है और नीचे से और ज़्यादा गहरा होता है वो। जैसे पेड़ होता है ऊपर से तो दिखता ही है, रूट्स में कई बार और भी गहरा होता है वो, ऐसे ही जड़ में। इसी प्रकार आइसबर्ग में क्या होता है, ऊपर से तो कुछ दिखता है ऐसा ही, लेकिन नीचे से वो और ज़्यादा गहरा होता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट को उन्होंने नाम दे दिया कॉन्शियस माइंड, और नीचे वाले पार्ट को नाम दे दिया उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, मतलब अचेतन मन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे डीपेस्ट थॉट, डिजायर और फियर होते हैं, और कॉन्शियस माइंड तो पता ही है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर हो गया होगा। मेरे को लगा था कि डायग्राम आगे है, बट नहीं था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ते हैं, चेतन मन के बारे में। द अनकॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ माइंड दैट ऑपरेट्स बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। हमारा अचेतन मन वो मन होता है जो कि चेतन मन से नीचे काम करता है। इट इंक्लूड ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज दैट आर नॉट इन आवर इमीडिएट अवेयरनेस। इसमें वो थॉट्स, वो विचार, फीलिंग और मेमोरीज होते हैं जो हमारे इमीडिएट अवेयरनेस में नहीं होते, बट कैन स्टिल इन्फ्लुएंस, लेकिन उसके बाद भी प्रभावित कर सकते हैं हमारे बिहेवियर को और इमोशंस को। द अनकॉन्शियस माइंड इज बिलीव टू बी रिपोजिटरी ऑफ आवर डीपेस्ट फियर। इसमें ये माना जाता है, अनकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, ये माना जाता है इसमें हमारे डीपेस्ट फियर, जो मतलब जो ज़्यादा हमारे डर होते हैं, एक तरह से फोबियाज वगैरह होते हैं, वो इसी में आते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। डिजायर्स एंड मोटिवेशन, डिजायर हमारी इच्छा है और मोटिवेशन यानी हमारी अभिप्रेरणा है, ये सभी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आती है। एग्जाम्पल, यू मे हैव एन अनकॉन्शियस फियर ऑफ फेलर। जैसे आपको एक अचेतन फियर होगा फेलर का, दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फेलिंग, टास्किंग, रिस्क और परसुइंग योर गोल्स, जिसके कारण आप रिस्क लेना नहीं चाहते और अपने गोल्स को परस्यू नहीं करना चाहते, मतलब कंटिन्यूएशन नहीं करना चाहते। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन मन, अचेतन नहीं, अर्ध चेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ माइंड, ये मन की वो हिस्सा होता है दैट लाइज बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जो कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में पड़ता है, उसको कहते हैं अर्धचेतन मन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज। इसमें हमारे जितने भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, हैबिट्स, आदतें और इंस्टिंक्ट्स। द सबकॉन्शियस माइंड कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर देन द कॉन्शियस माइंड। जो अर्ध चेतन मन होता है वो कॉन्शियस चेतन मन की कंपैरिजन में, तुलना में ज्यादा तेज काम करता है। एंड इट इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इंट्यूशन, और इसको ये माना जाता है कि ये जिम्मेदार होता है हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए और क्रिएटिविटी के लिए, सृजनात्मकता के लिए। एग्जाम्पल, यू मे हैव सबकॉन्शियस हैबिट ऑफ बाइटिंग योर नेल्स। जैसे कि आपको कई बार नाखून खाने की आदत होती है, ये सबकॉन्शियस हैबिट होती है एक तरीके से। व्हेन यू आर नर्वस ऑफ सबकॉन्शियस, जब आप नर्वस फील कर रहे होते हो या सबकॉन्शियस इंट्यूशन आती है आपके अंदर, दैट टेल्स यू ट्रस्ट समवन इवन दो यू कांट एक्सप्लेन व्हाई। जिससे ये पता चलता है कि आप किसी पे विश्वास करते हो लेकिन ये नहीं बता सकते आप क्यों कर रहे हो, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते, साइकी मॉडल। साइकी मॉडल किसने दिया था? पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ये साइकी मॉडल दिया था सिगमंड फ्रायड ने। प्रपोजेस दैट द साइकी इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। साइकी हमारा कैसे बनता है, लिख देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं अलग से लिख दूंगा, बुलेट पॉइंट्स मान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान लो, कैसे भी मान लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड क्या होता है? हियर इज ब्रेक डाउन ऑफ ईच ऑफ दीज पार्ट्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर। ईड क्या होता है? ईड इज द मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बेसिक, या ऑब्सोलेट भी कह सकते हो। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड, आउटडेटेड तो नहीं, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसके लिए, प्रिमिटिव के लिए बेसिक। द ईड इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द साइकी। जो ईड हमारा सबसे प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल पार्ट होता है साइकी का। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और ये जन्म से प्रेजेंट होता है। एंड इट इज ड्राइवन बाय आवर मोस्ट बेसिक नीड्स एंड डिजायर। ये रन करता हम हमारी बेसिक नीड्स और डिजायर के कारण, जैसे हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, सेक्सुअल प्लेजर। द ईड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ईड ऑपरेट करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, एंड सीक्स टू सेटिस्फाई इट्स नीड। और मेन पर्पस क्या होता है इसका? हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करना, एंड डिजायर्स इमीडिएटली, और जो भी हमारी डिजायर्स हैं उनको इमीडिएटली
फुलफिल करना विदाउट एनी रिगार्ड फॉर मोरालिटी और कॉन्सिक्वेंसेस, बिना सोचे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब प्रभाव होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, और मोरालिटी मतलब, मोरालिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से आपने वो स्टोरी सुनी होगी हिंस हिंस डायलमा की, उसमें बताया गया था मोरालिटी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अ हंग्री बेबी क्राइंग फॉर फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईड इन एक्शन। और छोटा बच्चा वो रोता खाने के लिए, तो ये थोड़ी सोचेगा कि पेरेंट्स को क्या फर्क, क्या कैसा एहसास होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपना एक्शन को फुलफिल करना है। दैट्स वाई यूज टू क्राई, द बेबी इज ड्राइवन बाय द नीड फॉर फूड। बच्चा रो रहा है खाने के लिए, तो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहा है इमीडिएट पॉसिबल वे में, कि उसको खाना इमीडिएटली मिल जाए। ऐसा नहीं कि उसको ये 2 दिन तक खाना ना मिले तो वो ऐसे ही चुप हो जाएगा, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए उसको। ईगो क्या होता है? ईगो इज द रैशनल एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द साइकी। ईगो हमारा रैशनल रैशनल और लॉजिकल पार्ट होता है साइकी का। द ईगो ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल दैट डेवलप एज रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब ईगो, दोबारा बता देता हूँ, ईगो इज रैशनल एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द साइकी। ये रैशनल और लॉजिकल पार्ट होता है साइकी का, और ये क्यों क्या करता है, डेवलप्स एज अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। और इसके कारण जो दूसरा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है उसको उसके रिस्पॉन्स को डिमांड करता है। द ईगो ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी। ईगो हमेशा ऑपरेट करता है रियलिटी बेसिस पे, रियलिटी प्रिंसिपल, एंड सिक्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ईड। और इसका क्या फंक्शन होता है, ईड को सेटिस्फाई करना इन वेज दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड रियलिस्टिक, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, मतलब समाज के द्वारा स्वीकार किए जाएं, एंड रियलिस्टिक और सच में हो। इट हेल्प्स टू मेडिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ईग एंड सुपर ईग। इसका काम होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को करने में मदद करना ईड और सुपर ईगो के बीच। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु वांट्स टू गो आउट विद फ्रेंड। एक बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता है, बट नोज दे हैव टू स्टडी फॉर एंड डिजायर फॉर सोशलाइजिंग विद द रियलिटी ऑफ नीडिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। लेकिन वो कोशिश ये कर रहा है कि उसको बैलेंस डीज करना है डिजायर्स को, फॉर सोशलाइजिंग विद द रियलिटी ऑफ नीडिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ताकि वो रियलिटी को एक तरीके से सोशलाइज कर सके। दोबारा बता देता हूँ, अ स्टूडेंट हु वांट्स टू गो आउट विद फ्रेंड्स बट नोज दे हैव टू स्टडी फॉर एन एग्जाम टुमारो इज एन एग्जांपल ऑफ ईगो इन एक्शन। अभी एक बच्चा, उसको पता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि कल पढ़ना भी है उसे, क्योंकि कल एग्जाम है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ईगो का। द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू बैलेंस देयर डिजायर फॉर सोशलाइजिंग विद द रियलिटी ऑफ नीडिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो उसके माइंड में दो विचारों का एक तरीके से असमंजस होगी कि क्या उसको पढ़ना है या दोस्तों के साथ जाना। तो इस ये हमारा ईगो का एग्जाम्पल है। द सुपर ईगो, the superego is the moral and ethical part of the psyche that develops as we internalize the value, beliefs and rules of the society। देखिए हम समाज में रहते हैं, समाज में सबको प्रतिष्ठा चाहिए होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सुपर ईगो को अपना एक मोरल बना लेते हैं, मतलब नैतिक और एथिकल पार्ट ऑफ द साइकी। ये हमारा आता सुपर ईगो में, कि नैतिक करना क्या होगा एक तरीके से। दैट डेवलप्स एज वी इंटरलाइज द वैल्यू, बिलीफ एंड रोल ऑफ सोसाइटी। ये क्यों डेवलप होता है, क्योंकि सोसाइटी में हमारे सोशल नॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनको फॉलो करता है जो, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। इफ रिप्रेजेंट आवर कंसाइंस एंड आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये हमारी कंसाइंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसाइंस होता है इन एक तरीके से अंदर देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना, कंसाइंस, एंड आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही क्या गलत। द सुपर ईगो ऑपरेट्स ऑन द आइडियल प्रिंसिपल। सुपर ईगो ऑपरेट करता है आइडियल प्रिंसिपल पे, एंड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एंड मोरल एक्सीलेंस। और काफी कोशिश करता है कि परफेक्शन क्या होता है और मोरल एक्सीलेंस क्या होता है, उसको स्ट्राइव मतलब उसको पाने के लिए एफर्ट करता है। अ पर्सन हु फील्स गिल्टी फॉर लाइंग टू समवन इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर ईगो। एक ऐसा व्यक्ति जो गिल्टी फील करता है। अब देखो कोई आदमी झूठ बोलेगा तो उसको गिल्टी अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि उसको पता है वो एक तरीके से सच नहीं बोल रहा। तो ये एग्जांपल होगा हमारा सुपर ईगो का। द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग अ मोरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिजायर टू डिसीव एंड देयर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। डिसीव का मतलब तो सबको ही पता है, चीट करना, चीट करना। तो पर्सन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट डिजायर टू डिसीव मतलब उनकी इच्छा जो डिसीव करना चाहता है, एंड बिटवीन द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग।
आगे बढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैकेनिज्म भी। इसके बारे में बता देता हूँ। द ईगो हैज टू परफॉर्म द डिफिकल्ट ड्यूटी ऑफ मेडिएटिंग बिटवीन द इंस्टिंक्चुअल डिमांड्स ऑफ द ईड एंड द मोरल पोजीशन ऑफ द सुपर ईग। इसमें यह बताया गया ईगो को एक डिफिकल्ट ड्यूटी करनी पड़ती है जिसमें उसको दो रोल निभाने पड़ते हैं बिटवीन द इंस्टिंक्चुअल डिमांड्स ऑफ द ईड, ईड की डिमांड को फुलफिल करना या मोरल पोजीशन ऑफ द सुपर ईगो। देखिए जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई चीज चाहिए, बट उसके मन में एक तरीके से ये आ जाए कि ये समाज में मेरी इसके प्रति क्या छवि रहेगी अगर मैं इसको ईड को फुलफिल कर लूंगा। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं द ईगो ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम। ईगो कोशिश करती है किसी समस्या का समाधान करने के लिए एंड इफ अ रियलिस्टिक सॉल्यूशन और कॉम्प्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल। लेकिन रियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उसका और कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। इट डिस्टॉर्ट्स थॉट्स और परसेप्शन ऑफ रियलिटी थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसी अवस्था में परसेप्शन ऑफ रियलिटी और थॉट्स को एक सर्टेन प्रोसेस आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। बेसिक अगर सरल भाषा में समझा जाए तो इसको ये समझ सकते हो कि ईगो के पास दो काम होते हैं कि डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। मेडिएटिंग मतलब एक तरीके से मेडिएट करना, मतलब समझा सकते हैं कि उसको दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करना। इंस्टिंक्चुअल डिमांड्स ऑफ द ईड, ईड की इंस्टिंक्चुअल डिमांड्स के बीच में और सुपर ईगो की मोरल पोजीशन के बीच में उसको एक तरीके से बैलेंस रखना होता है। इसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इमोशनल इंपल्सेस आर रीडायरेक्टेड टुवर्ड वन अनदर। जो हमारी इमोशनल इंपल्सेस होती हैं वो एक दूसरे के प्रति रीडायरेक्ट करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट पर्सन, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग ऑन अनएक्सेप्टेबल अर्जेस टू अदर्स। ये सारे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? अवॉइडिंग अनएक्सेप्टेबल इमोशन बाय फोकसिंग ऑन द इंटेलेक्चुअल एक्सेप्ट। मतलब जो अस्वीकार्य इमोशंस होते हैं उनको अवॉइड करना, उनको दूर करना बाय फोकसिंग ऑन द इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट्स। सिर्फ फोकस करना इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट पे। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन योरसेल्फ ऑनटू समवन एल्स। अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को दूर करना उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? थिंकिंग और एक्टिंग इन अ वे दैट इज द एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ अनएक्सेप्टेबल अर्जेस। रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, इनमें क्या होता है? रिट्रेटिंग बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक वन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये सब आप एक बार पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। देखिए ये लर्नर्स ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, बट इनको अगर आप थोड़ा रीड करोगे ना तो मैं समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे इन टर्मिनोलॉजीज को तब तक क्लियर नहीं होंगे। मैं टिक कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन और सब्लिमेशन। एक बार इनको खुद पढ़ लेना। अगर नहीं आता समझ में तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल रिप्लाई। ईगो डिफेंसेस आर नॉट नेसेसरली अनहेल्दी। जो ईगो डिफेंसेस जनरली अनहेल्दी नहीं होते, एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल फोर। इन फैक्ट एज द लैक्स ऑफ डिफेंसेस आर द और द इनएबिलिटी टू यूज देम इफेक्टिवली। लेकिन ये काम होता है कि इनको इफेक्टिवली हम यूज नहीं कर पाते एंड कैन ऑफन लेड टू प्रॉब्लम। इसके कारण कई बार समस्याएं आ जाती हैं। हाउएवर वी समटाइम्स एम्प्लॉय द डिफेंसेस एट द रॉन्ग टाइम। लेकिन कई बार डिफेंसेस को हम गलत टाइम पे अप्लाई कर देते हैं और ओवर यूज कर देते हैं, विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, और जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद है कि साइको एनालिसिस किसी शिक्षक के लिए क्यों जरूरी होता है। द नॉलेज ऑफ साइको एनालिसिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर फॉर सेवरल रीजन। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर, किसी बच्चे के बिहेवियर को समझने के लिए। सपोर्टिंग इमोशनल वेलबिंग, किसी बच्चे के इमोशनल वेलबिंग को सपोर्ट करने के लिए। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, सकारात्मक संबंध डेवलप करने के लिए। सपोर्टिंग एकेडमिक सक्सेस, और एकेडमिक सक्सेस को सपोर्ट करने के लिए। इनको एक बार रीडिंग करोगे तो ये क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है वर्ड्स में। इनको तो नहीं लगता कुछ आपको डाउट आएगा इनको समझाते हो, बिल्कुल बेसिक है ये चीज़। एक बार मैं दोबारा डिस्प्लेसमेंट को और बाकी टर्म्स को दोबारा क्लियर करा देता हूँ। इमोशनल इम्पल्सेस आर रीडायरेक्टेड टुवर्ड वन अनदर। इमोशनल इम्पल्स एक दूसरे के ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में जो अनएक्सेप्टेबल इमोशंस होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, ताकि और कैसे किया जाता है? फोकस करके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे। प्रोजेक्शन में क्या होता है? अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को प्लेस किया जाता है अपने अंदर ही, इन योर सेल्फ ऑन टू समवन एल्स। जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होते हैं उनको प्लेस किया जाता है किसी और के अंदर। जस्टिफाइंग आवर एक्शन, रैशनलाइजेशन में मतलब तार्किक तर्क करना और अपने तर्कों से किसी बात को प्रूव कर देना, उसको आते हैं रैशनल कहते हैं उसको। जस्टिफाइंग आवर एक्शन फीलिंग थ्रू सोशली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन।
रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, थिंकिंग और एक्टिंग इन अ वे दैट इज द एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ अनएक्सेप्टेबल अर्जेस। सोचना और एक्ट करना इस प्रकार की एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ अनएक्सेप्टेबल अर्ज, मतलब जो एक तरीके से सोचा गया था उसके विपरीत करना। रिग्रेशन में क्या होता है, रिट्रेटिंग बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक को रिट्रीट करना जो कि पहले डेवलपमेंट में थे हमारे। डिप्रेशन में क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ एंग्जाइटी प्रोडक्शन थॉट्स, एंग्जाइटी मतलब उत्तेजना, उत्तेजना को एक तरीके एंग्जाइटी बिहेवियर को एक्सक्लूड करना, प्रोड्यूसिंग थॉट और थॉट्स को प्रोड्यूस करना, विचारों को प्रोड्यूस करना, फीलिंग एंड इम्पल्सेस फ्रॉम कॉन्शियसनेस, और इनको इम्पल्स करना अपने चेतन से। सप्रेशन में ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग दैट कॉजेज योर एंग्जाइटी पुशिंग यू इनटू द अनकॉन्शियस, जो चीज आपके मन में अचेतन मतलब एंग्जाइटी कर रही है, एंग्जाइटी मतलब उत्तेजना कर रही है, उसको सीधा अनकॉन्शियस में डाल देना, उसको कहते हैं सप्रेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है, सेक्सुअल अर्जी आर चैनलाइज इनटू प्रोडक्टिव, जो हमारी सेक्सुअल अर्जीज होती है उनको चैनलाइज करना प्रोडक्टिव नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज में, ये आता है हमारा सब्लिमेशन में। अब तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, अब भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका आंसर दे दूंगा इन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता ही दिया कि अंडरस्टैंडिंग ये क्या क्यों साइकोएनालिसिस जरूरत है शिक्षा के लिए, शिक्षा में साइकोएनालिसिस का क्या रोल रहता है और इसके ज्ञान को क्यों इतना महत्व रहता है। और उसके बाद जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सपोर्टिंग इमोशनल वेलबींग्स और अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर। देखिए साइको एनालिसिस प्रोवाइड करती है एक तरीके से इंसाइट अनकॉन्शियस मोटिवेशन में दैट अंडरलाई ह्यूमन बिहेवियर, जिसको ह्यूमन बिहेवियर को अंडरलाई करता है। टीचर हु अंडरस्टैंड साइको एनालिटिक थ्योरी, मतलब बच्चे जो जैसे टीचर शिक्षक होते हैं एक तरीके से बच्चे के बिहेवियर को समझने में साइको एनालिसिस का एक तरीके से योगदान ले सकते हैं, या उसका एक तरीके से एप्लीकेशन का उसकी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के बिहेवियर को समझने में और उनको बिहेवियर को फिर मॉडिफाई करने में। सपोर्ट इमोशनल वेलबींग, ये क्लियर है। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब बच्चों के साथ एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करें। आपको पता है कि थेरेपिस्ट का काम क्या होता है, पेशेंट के साथ एक तरीके से थेरेपी देना होता है, तो उसमें भी साइको एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर है सपोर्टिंग एकेडमिक सक्सेस, आपको पता है कि स्कूल में सक्सेस के लिए टीचर को साइको एनालिसिस का भी वो हेल्प ले सकते हैं, कि साइको एनालिटिक थ्योरी की जिस चीज़ टीचर को नॉलेज होगी, जिस शिक्षक को नॉलेज होगी, वो बच्चों को बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है, उनको अच्छे तरीके से और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। जिन बच्चों की लो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको फिर अच्छा कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं इसी प्रकार इस चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई विल कीप पोस्टिंग दीज वीडियोज़ जस्ट लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।